स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के परिचय से बात करना शुरू करेंगे और उसके कार्यविधि तक हम जाएंगे। तो जिन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है वो मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले किया है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका सिद्धांत क्या है और दूसरा उसकी कार्यविधि क्या है। तो इन सब बिंदुओं पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर, आप सभी ने इस शब्द को सुना हुआ है। ट्रांसफार्मर को हमारे घरों में जब विद्युत आती है तो वो विद्युत भी ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। दूसरा, हमारे घरों में कई सारी जो उपकरण हैं उनमें ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, पहले तो अपन इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभव के मान को कम या ज्यादा करने के काम आती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा विभव के मान को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, इस युक्ति को ट्रांसफार्मर कहते हैं। हिंदी में इसको परिणामित्र भी कहा जाता है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरे कहलाते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव में परिवर्तित करते हैं, उन्हें उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अपचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव में परिवर्तित करते हैं, उन्हें अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये दो प्रकार हुए इसके, उच्चाई तथा अपचाई। उच्चाई यानी कि उच्च करने वाला, अपचाई यानी कि अपचयन करने वाला, निम्न करने वाला। इंग्लिश में इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप यानी कि ऊपर उठा दे, स्टेप डाउन यानी कि नीचे कर दे। किसे ऊपर उठा दे? विद्युत विभव को। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर की सहायता से हम विभव के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यावर्ती धारा विभव की बात होती है। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही उपयोगी है, दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, ट्रांसफार्मर बनाए कैसे जाते हैं। तो आप देखिए कि इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है। मुख्य भाग इसके इस प्रकार है। अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को जोड़कर एक क्रोड बनाया जाता है। अब पत्तियां कैसी होती है? इस प्रकार की पत्तियां होती हैं और कई सारी पत्तियों को हम लेकर उन्हें आपस में विद्युत रोधी करके और चिपका देते हैं। तो इस प्रकार का एक ब्लॉक बन जाता है हमारे पास। इसमें कई सारी पत्तियां जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड। ये ट्रांसफार्मर का क्रोड कहलाता है। नर्म लोहे का बना हुआ होता है और ऐसी आयताकार पत्तियां होती है जिनको वार्निश में भिगो के और चिपका देते हैं। तो पूरा एक ये ऐसा गट्टे जैसा बन जाता है, पूरा ब्लॉक कह सकते हैं इसको हम, ये बन जाता है। इसकी एक भुजा पर हम तांबे के विद्युत रोधी तारों को इस प्रकार से लपेटते हैं और कुंडली बना देते हैं। ये हमने तांबे के तार लपेटकर कुंडली बना दी। और दूसरे सिरे पर भी तांबे के तारों को लपेटा जाता है और इस प्रकार की कुंडली बना दी जाती है। इस कुंडली को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और इस कुंडली को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली।
तो ये प्राथमिक कुंडली हुई, ये द्वितीय कुंडली हुई, और इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड, ही क्रोड होता है। तो ये इसके मुख्य भाग हो गए। ठीक, अब ऊंचाई कब बनेगा, ऊंचाई कब बनेगा, इस पर मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को कि कब ऊंचाई की तरह व्यवहार करेगा और कब ऊंचाई की तरह व्यवहार करेगा, इस पर हम बाद में आ जाएंगे। तो प्राथमिक कुंडली में हम विद्युत वाहक बल को आरोपित करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती विभव यहां पर लगाया जाता है, यानी कि ये इनपुट है, इनपुट को हम बोलते हैं निवेश। यहां से हम प्रत्यावर्ती धारा को इसमें प्रवाहित करते हैं। तो यहां निवेश होगा और यहां पर हमें निर्गत प्राप्त होता है, यानी कि यहां से हम विद्युत धारा को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है जिस विभव को हमें कम या ज्यादा करना है उसे, और द्वितीय कुंडली में हमें प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त होता है, या तो वो ऊंचाई होकर प्राप्त होता है या वो अपचाई होकर प्राप्त होता है, तो वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब आइए अपन इसके सिद्धांत पर बात कर लेते हैं। सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण हम जानते हैं कि जब एक कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो पास में रखी दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इसका सिद्धांत जो है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? तो जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा लगातार बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसके दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिसके कारण से परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर हमारा इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर फैराडे के नियम से अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखिए, फैराडे का नियम कहता है कि जब इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करेगा। तो माना कि प्राथमिक कुंडली पर हमने जो प्रत्यावर्ती विभव लगाया है वो EP है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? NP और d∅dt। NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है और d∅dt फ्लक्स परिवर्तन की दर है। तो ये फैराडे का नियम कहता है कि किसी भी कुंडली पर यदि हम फ्लक्स में परिवर्तन करें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। तो हमने समानुपाती से यहाँ पर समानुपाती नियतांक का मान 1 आता है, इसलिए उसको हटा दिया, तो डायरेक्ट लिख दिया है AP बराबर NP d∅dt। अब यदि फ्लक्स में कोई हानि न हो, अर्थात जितना फ्लक्स यहाँ पर परिवर्तित हो उतना सारा का सारा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से भी प्रभावित हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर हम कहेंगे कि फ्लक्स लीकेज नहीं है। अर्थात जितना फ्लक्स यहाँ परिवर्तित हो रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ पर भी परिवर्तित हो रहा है। और यही कारण है कि हमने क्रोड बनाया। चुंबकीय बल रेखाएं लोहे में और विशेषकर नर्म लोहे में वायु की तुलना के अंदर आसानी से प्रवाहित होती है। अर्थात जब नर्म लोहे के क्रोड पर हम कुंडली को लपेटेंगे तो फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, और लीकेज नहीं होने से द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन भी इतना ही होगा। तो उस स्थिति के अंदर द्वितीय कुंडली के लिए हम लिख पाएंगे ES बराबर NS d∅dt। ये प्राथमिक कुंडली से संबंधित आरोपित प्रत्यावर्ती विभव है, और ये द्वितीय कुंडली पर प्राप्त होने वाला प्रत्यावर्ती विभव है, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कह सकते हैं इसे हम। अब आप देखिए इन दोनों को यदि तुलना कर ली जाए तो EP अपॉन ES बराबर हो जाएगा NP बटे NS, या फिर अगर हम ES की बात कर रहे हैं तो ES बराबर हो जाएगा EP और ये हो जाएगा NS बटे NP। ये द्वितीय कुंडली पर प्राप्त होने वाला प्रत्यावर्ती विभव है, ये आरोपित है, और ये NS अपॉन NP ये डिसाइड करेगा कि कितना विभव हमें प्राप्त होता है। अब आप देखिए यदि हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए
उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए ES बड़ा होगा EP से, अतः NS ज़्यादा होगा NP से, क्योंकि डिसाइड तो यही करेगा। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है प्राथमिक कुंडली से तो ट्रांसफार्मर उच्चाई बनेगा, सीधी सी बात है। और अपचाई ट्रांसफार्मर कब बनेगा? तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए चूंकि ES छोटा होता है EP से, अतः कहा जा सकता है कि NS का मान भी छोटा होगा NP से। यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यदि कम है तो अपचाई ट्रांसफार्मर बनेगा, और द्वितीय कुंडली में यदि फेरों की संख्या अधिक है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर बनेगा। यदि माना कि इसमें 100 फेरे हैं और इसमें हमने 200 फेरे कर दिए तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर बना, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर बना जो विभव के मान को दोगुना कर देगा, क्योंकि फेरों की संख्या दोगुनी है तो विभव भी दोगुना प्राप्त होगा। और यदि यहाँ 100 फेरे हैं प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में 50 फेरे हैं तो इसका मतलब ये विभव के मान को कम कर देगा, अपचाई ट्रांसफार्मर बनेगा, और विभव का मान जो है वो भी आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर प्राप्त होते हैं। यदि शक्ति व्यय न हो, शक्ति निवेश और निर्गत शक्ति बराबर हो, तो उस स्थिति के अंदर कहा जा सकता है कि EP इंटू IP बराबर ES इंटू IS। IP प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा है या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, और IS क्या है? द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा है। तो ये तो हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी हमें एक संबंध प्राप्त होता है कि ES बटे EP बराबर IP बटे IS। तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कहलाता है ES बटे EP बराबर NS बटे NP, या हम इसी के साथ में अगर लिख दें तो IP बटे IS। तो ये दोनों चीज़ों से हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर आ गए कि जो ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, NS बटे NP से वो डिसाइड होगा। ये NS बटे NP जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। इसको हम K से प्रकट करते हैं, K बराबर NS बटे NP। और यदि K का मान 1 से बड़ा है, K 1 से बड़ा है तो स्टेप अप बनेगा। स्टेप अप यानी कि ऊंचाई, और स्टेप डाउन यानी कि अपचाई। यानी कि K का मान जब 1 से कम होगा तो क्या होगा? स्टेप डाउन होगा, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर बनेगा। तो कुल मिलाकर ये ट्रांसफार्मर के बारे में सारी बात हो गई। जहाँ तक कार्यविधि का सवाल है, जिस प्रत्यावर्ती विभव को हमें परिवर्तित करना है उसे हम निवेश परिपथ में लगाते हैं, और निर्गत परिपथ के दोनों सिरों पर हमें प्राप्त होता है उस ट्रांसफार्मर के माध्यम से या तो अधिक विभव या निम्न विभव। और इसका निर्णय जो है वो NS बटे NP इसके माध्यम से होता है। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम है तो अपचाई ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।